तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 के 1.3 के सभी उदाहरण को हम लोग बारी बारी से करेंगे। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि आप उदाहरण के सारे सवाल कर लेते हैं, यदि आपको उदाहरण समझ में आ जाता है तो प्रश्नावली का सवाल स्वतः ही बनेगा, अपने आप फिर आपसे बनने लगता है। तो इसीलिए उदाहरण को अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप वैसे ही इसको देखेंगे और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जब आपको उदाहरण समझ में आ जाए तो आप चैप्टर को समझ सकते हैं। दूसरे शब्दों में मैं ये कहूं कि आप प्रश्नावली 1.3 के या फिर किसी भी प्रश्नावली को, कोई भी प्रश्नावली हम लोग करें, हम लोग उदाहरण से ही पता करते हैं कि वह चैप्टर किस टाइप का है, वो चैप्टर हमसे बनेगा या नहीं बनेगा, कैसा चैप्टर है नहीं है, ये उदाहरण से हमें समझ में आता है। तो उदाहरण का सवाल इतना भी गया गुजरा नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। तो आइए एक बार समझते हैं उदाहरण के सवाल को, फिर करेंगे प्रश्नावली 1.3 को। तो है क्या उदाहरण में, एक बार इसको देखने की आवश्यकता है। तो इसको बहुत ही गहराई से आप लोग देखेंगे। देखिए है क्या, तो उदाहरण जैसा कि आपको पहले ही मैंने बता दिया है और एक बार फिर कहना चाहूंगा कि ये है प्रश्नावली 1.3 का उदाहरण। और आज हम लोग परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है कि परिमेय या अपरिमेय, विशेषकर अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या दोनों एक कंबाइनिंग है, मिला जुला सा है। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करेंगे। अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या ही सिद्ध करना है। ये एक सबसे बड़ी हमारे सामने एक चुनौती है कि हम अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करें। तो ये चैप्टर उसी से संबंधित है। तो अपरिमेय को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए एक सबसे बड़ी जो कसौटियां हैं वो आप यहां देखेंगे, जो जिसको हम लोग वैसे परिमेय 1.3 कहते हैं, जो हमें बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये बहुत मदद करेगा अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने में। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है ये, बहुत ही मजा आएगा इसमें। लिखा है कि परिमेय 1.3 हम लोग पढ़ने लग गए। अब क्या लिखा है कि मान लीजिए, क्या मानना है कि P एक अभाज्य संख्या है। मानिए P एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या तो आप समझते ही है। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से और खुद से भाग लगे, किसी अन्य संख्या से भाग ना लगे, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये मानने के लिए क्या है कि ये आप ऐसा मानिए कि जो P है ना वो अभाज्य संख्या है। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी संख्या होगी वह अभाज्य संख्या ही होगी। ठीक, आगे बढ़ चलते हैं। ये तो कहा है, उसके बाद फुल स्टॉप लगा दिया। फिर कहा है कि यदि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, कहते हैं यदि P जो है ये P a स्क्वायर को विभाजित करती है, अर्थात पूरा पूरा भाग लगा देती है। कितने विभाजित करती है कि मतलब क्या होता है, विभाजित करती है इसका मतलब है ये P a स्क्वायर को पूरा पूरा भाग लगाती है। जैसे मैं कहूं 2 4 को विभाजित करती है कि इसका मतलब ये है कि ये जो 4 है, 4 को 2 पूरा पूरा काट रही है, पूरा शेष भी नहीं बच रहा है, पूरा कट रहा है, उसको हम लोग कहते हैं विभाजित। तो P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो लिखा है तो, कांड तो बच्चों यहां से शुरू होगा, तो से। ये तो कह ही दिया कि P a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो क्या, तो यदि a में a स्क्वायर ना करे तो भी इसको P विभाजित करेगी। ठीक है, P a को भी विभाजित करेगी जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। जहां जैसे ये a की जगह पे एक धनात्मक संख्या है, वैसी धनात्मक संख्या तो आप समझ ही रहे हैं, धनात्मक संख्या जो प्लस में हो, जहां a एक धनात्मक संख्या है। तो धनात्मक का मतलब प्लस में कोई भी हो सकता है, अब मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा यहां पे। इसको यदि एक बार आप समझ लेते हैं तो बस लगभग चीजें स्पष्ट हो जाती है। समझाना मैं ये चाहूंगा, जैसा कि आपने अभी देखा भी और आपने मेरे साथ साथ पढ़ा भी कि P एक अभाज्य संख्या है। इससे पहले हम लोगों ने परिमेय 1.2 पढ़ा था, उसमें यह देखा था कि किसी भी भाज्य संख्या का यदि हम फ्रैक्शन करते हैं
कोई भी संख्या लेते हैं, भाज्य संख्या पूर्णांक ही तो है, भाज्य संख्या तो कोई पूर्णांक ही तो है। कोई भी भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए मैं 15 लेता हूं, ठीक है, एक भाज्य संख्या, और जब हम इसका फ्रैक्शन का, हालांकि ये 15 भाज्य संख्या है, जब मैं इसको टुकड़ों में बांटता हूं तो वो 3 और 5 के रूप का प्राप्त हुआ, अर्थात 3 भी अभाज्य संख्या है, अब 5 भी अभाज्य संख्या, जबकि 15 क्या था, भाज्य संख्या था। 15 क्या था, भाज्य संख्या था। और यदि मैं ये कहूं कि ए स्क्वायर, अब समझिएगा, यदि मैं ये कहूं ए स्क्वायर को पी पूरा पूरा भाग देती है, या फिर पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, पूरा पूरा भाग लगाती है, मान लीजिए कितने बार में लगता होगा, के बार में लिख लीजिए या कुछ भी लिख लीजिए। पूरा विभाजित करने का मतलब है पी पूरा पूरा भाग दे रही है, लेकिन तब इससे क्या सिद्ध होगा, ये जो ऊपर में ए स्क्वायर है कहीं ना कहीं इसी का एक अभाज्य गुणनखंड है ये पी। जैसे मैं कहूंगा 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, मैं कहूंगा 3 जो है ना पूरा पूरा भाग दे रही है, मैं कहूंगा 15 के स्क्वायर में 3 जो है 15 के स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करती है। पूरा पूरा ना भी कहूं, विभाजित कहूं तो इतना भी तो आप समझ लीजिएगा। मैं ये कहूंगा कि 3 15 के स्क्वायर को पूरा पूरा विभाजित करती है, तो इस ये बिल्कुल सही बात है, विभाजित तो कर रही है। तो इससे यह भी तो क्लियर हो गया कि इसी 15 का एक अभाज्य गुणनखंड जो है वो 3 है, तभी तो इसको पूरा पूरा भाग लगा रही है, नहीं तो नहीं है लगाती। और यदि इस 15 में हम स्क्वायर ना भी करें तो भी यह 3 इसको पूरा पूरा भाग दे रही है। लगेगा कि नहीं लगेगा, आप कहेंगे हाँ लगेगा, लगेगा। एक और, बस इसको सिद्ध हमें नहीं करना है, इसको समझना था। प्रमेय 1.3 को हमें कोई सिद्ध नहीं करना है, ये पहले से सिद्ध किया हुआ प्रमेय है, इसको हमें सिद्ध करने की इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको सिर्फ हमें समझना है, ये है क्या, इसमें समझना ये है, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए मैं कहूंगा ये 6 है, मैं कहूंगा मान लीजिए 6 के स्क्वायर में मैं कहूंगा 2 से भाग लगता है, ठीक, 2 से भाग लगा, तो फिर सवाल ये आता है कि यदि हम 6 में स्क्वायर ना भी करेंगे ना तो भी यह 2 से भाग लगेगी। लग रही है कि नहीं लग रही है, आप कहेंगे हाँ ये तो दोनों सही है, दोनों लग रही है। 6 के स्क्वायर में भी भाग लग रही थी, उसमें स्क्वायर ना करे तो भी वह भाग लगेगी। ये कहता है प्रमेय 1.3, ये कहता है प्रमेय 1.3, ये कहता है कि यदि कोई संख्या है, यदि कोई पूर्णांक है, उसके स्क्वायर में यदि किसी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसके स्क्वायर में, तो उस संख्या में स्क्वायर ना भी करे तो भी वह पूरा पूरा भाग दे देगा। जैसे ए स्क्वायर में पी पूरा पूरा भाग दे रहा था, तो प्रमेय 1.3 ये कहती है कि इस ए में स्क्वायर ना करे ना तो भी यह पी पूरा पूरा भाग दे देगी इसको। जैसे 6 के स्क्वायर में 2 से भाग लग रहा था कि नहीं लग रहा था, तो 6 में स्क्वायर नहीं करेंगे तो भी तो 2 से भाग लग रहा है। और लेते हैं एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे 18 लेता हूं और इस पे स्क्वायर देता हूं, देखिए कह देता हूं कि इसमें 9 से भाग लग रहा है, 9 से भाग लग रहा है, 18 के स्क्वायर में 9 से भाग लग रहा है, तो 18 में स्क्वायर ना भी देंगे तो फिर भी तो 9 से भाग लग रहा है। क्या आपने समझा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? प्रमेय 1.3 यही है, यदि किसी संख्या के वर्ग में स्क्वायर में किसी संख्या से भाग लग जाए तो उस संख्या में वर्ग ना भी करे तो भी वह उसे भाग लग जाएगी। इसको सिद्ध नहीं करना था, इसको सिर्फ हमें समझना था। अब इसके बाद आइए हम लोग अब करते हैं उदाहरण के कुछ सवाल को, यदि आपने ये समझ लिया है तो आइए करते हैं इसको। ये भी प्रमेय 1.4 को करते हैं। इसमें क्या कहा है कि देखिए क्या कहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें सिद्ध ये करना है, सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, देखिए बहुत सारे अभी तो आप लोग नए नए मैट्रिक में गए हैं, अभी आपने 9वीं कक्षा पास करी है, उसके बाद आप 10 का पढ़ना शुरू कर रहे हैं शायद, तो अभी आप 10 का जो सिलेबस है, पुस्तक है, गणित है, उसको आप पढ़ रहे हैं, तो शायद आपको ये मैं बता दूं होता क्या है कि हमें किसी चीज को सिद्ध करना है। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है
सपोज करिए कि उदाहरण दे रहा हूं, कोई लड़का है, उसको लड़का सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? उल्टा ही मान लीजिए कि लड़की है, और फिर उसके बाद उसके फीचर से मिलान करिए, लड़की के फीचर से उसका फीचर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो वो विरोधाभास हो रही, वो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। जब कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो हम वैसे ही कह सकते हैं कि वह लड़का है। ठीक है। जैसे मैं ये मेरे हाथ में एक स्केच है, अब मुझे इसको, ये स्केच है, अब मुझे इसको स्केच ही सिद्ध करना है, तो क्या करेंगे? इसके विपरीत मुझे कुछ उल्टा ही मान लेना पड़ेगा, तभी शायद ये सिद्ध होगा। ठीक है। तो अभी हमको अपरिमेय सिद्ध, ये √2 जो है, √2 तो सब जानता है कि अपरिमेय संख्या है। अब लेकिन इसको अपरिमेय ही सिद्ध करना है, कैसे करेंगे? तो इसके विपरीत इसको उल्टा ही मान लेंगे, इसको कह देंगे भाई साहब आप ना, आप परमेय संख्या है, जाइए। आप अपरमेय संख्या नहीं है, आप परमेय संख्या है, फिर देखेंगे आपको। चलिए आइए करते हैं। तो अब इसको हम लोग मान लेते हैं, यहां से मैं हल शुरू कर रहा हूं इसका, आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हम लोगों ने मान लिया, क्या मान लिया? हम लोगों ने मान लिया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो एक चीज और आती है, परिमेय संख्या है तो हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? लिख लीजिए, मैं लिखा रहा हूं, आप उसको लिख लीजिए। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q बराबर 0 ना हो। ठीक है। वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां q बराबर 0 ना हो। ये थी परिमेय संख्या। तो मान लिया हमने, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब चलिए, ये तो हो गया जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और ये p और q क्या है? ये p और q क्या है? तो ये p और q, मान लीजिए जहां, या फिर ऐसे ही लिख लीजिए, जहां, इसको पूरा ही कर लेते, जहां ये q जो है, q बराबर 0 नहीं हो, या q बराबर 0, इसको बराबर दे के ऐसे काट देंगे ना, तो ये हो जाता है, जहां q बराबर 0 नहीं है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य सह अभाज्य संख्या है। ठीक है। ये इतना हम लोगों ने लिख लिया। हम लोगों ने लिख लिया कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा ही मान लिया क्योंकि इसको अपरिमेय सिद्ध करना था, इसके विपरीत ही हम लोगों ने मान लिया। क्या मान लिया? कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 ना हो, नहीं है, तथा p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या का मतलब है वैसे वो उन संख्याओं के जोड़े से है जिसका मौसौ 1 निकलता है। जिसका मौसौ कितना निकलता है? 1। जैसे मान लीजिए p है और q है। अब
P और Q को यदि हम देखेंगे, ये P है, इसको यदि भाग देंगे तो P से ही लगेगा, कितने बार में? एक बार में। मान लीजिए यदि Q से भाग देते हैं तो Q से ही लगेगा, कितने बार में? एक बार में। तो दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया वो क्या आया? एक आया। दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आया? एक आया। तो यदि सच में √2 परिमेय संख्या होता, यदि सच में √2 परिमेय संख्या होगा तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह एक आना चाहिए, दोनों में एक कॉमन आना चाहिए। यदि एक कॉमन आ रहा है तो √2 परिमेय संख्या है, एक कॉमन नहीं आ रहा है तो यह अपरिमेय संख्या है। चलिए तब हम क्या लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे √2 बराबर P/Q। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप कहेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? अब इतना करने के बाद अब एक बार इसको थोड़ा लिखिए। अब क्या करिएगा? दोनों पक्ष वर्ग करने पर, अब दोनों तरफ वर्ग करना है, क्योंकि देखिए P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है। आप पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देते हैं तो वह परिमेय संख्या बनता है। तो P परिमेय संख्या और इधर अपरिमेय संख्या, ये यहीं पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, विरोधाभास हो रहा है। तो P/Q यदि ये परिमेय संख्या है, जैसे मैं कहूंगा बराबर में इधर 2 है तो इधर भी चाहे ऐसे ही आप लिखे, लेकिन इधर भी आपको 2 ही लिखना पड़ेगा। यही तो इस बराबर की मर्यादा है, यही तो इस बराबर की मर्यादा है। तो यदि परिमेय संख्या इधर है, इधर भी परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्ष क्या कर देते हैं? वर्ग। क्यों कर रहे हैं? ताकि इधर भी परिमेय संख्या हो जाए, इधर भी परिमेय संख्या हो जाए, ये √2 जो है इसका रूट खत्म हो जाए। हम लोग लिखेंगे दोनों पक्ष वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्ष हम लोग वर्ग कर देते हैं। तो इधर भी हम लोगों ने वर्ग कर दिया और ये रहा, इधर भी हम लोगों ने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। वर्ग करने से क्या हो गया? देखिए इसका ये रूट और स्क्वायर ये आपस में हट जाएगा, कितना बचा इधर? 2, और इधर क्या बचा? P²/Q²। ठीक है, यहां तक स्पष्ट है? यहां तक तो स्पष्ट है। अब क्या करना है अपने को? अब थोड़ा सा इसको मैं यहां पे कर रहा हूं, ठीक है, यहां पे कर रहा हूं, इस जगह हम लोग करेंगे। ये देखिए Q क्या है इधर? आप कहेंगे सर Q तो भाग है, इधर आके क्या हो जाएगा बताइए? इधर आके इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, या फिर देखिए Q को व्यवस्थित करिए, इसको पुनः Q² को यहां भेज दीजिए, इसको यहां ला लीजिए। या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई के बारे में तो आपने सुना ही होगा, आप कहेंगे हाँ सुने हैं। तो कोना कोनी क्या होता है? गुना। तो कोना कोनी गुना कर लीजिए, ये यहां चला जाएगा, 2 को हमें नीचे लाना है, बस इतना जानिए। तो Q² 2 की जगह पे आ जाएगा, ठीक, और 1 को P² से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, और ये जो 2 है यहां आ जाएगा। आपने अब क्या देखा? आपको क्या इंटरफेस दिखा? अब आप बताइए। इसको चाहे तो आप कह लीजिए समीकरण 1, ठीक है, इसको कह लेते हैं हम लोग, समीकरण 1 कह लेते हैं। तो समीकरण 1 से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई? इससे हमें क्या मिला? इससे हमें यह प्राप्त हुआ, अब देखिए 2 P² को विभाजित कर रही है, 2 P² को भाग दे रही कितने बार में? Q² बार में दे रही कि नहीं दे रही? जैसा अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये अभी तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यदि किसी संख्या के स्क्वायर में 2 से भाग लग रही है या फिर किससे भी लग रही है, मान लीजिए यदि किसी संख्या का स्क्वायर है उसमें 2 से भाग लग रहा है, तो इस संख्या में स्क्वायर ना भी करे तो भी वह 2 से भाग देगी। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था। बस अब आइए करते हैं उसको, ये देखना था यहां पे। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 2 P² को क्या करती है? विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, समीकरण 1 में 2 P² को विभाजित करती है, तब प्रमेय
1.3 के आधार पर दो पी को भी विभाजित करेगी ठीक है, विभाजित करेगी। जब जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी संख्या में वर्ग करिए और यदि किसी भी संख्या से 2 से भाग लग गया तो इसमें वर्ग ना भी करे ना तो भी 2 से भाग लग जाएगा, यही कहता है प्रमेय 1.3। तो समीकरण 1 में 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तब प्रमेय 1.3 के आधार पे 2 पी को भी विभाजित करेगी। अतः हम लिख सकते हैं P बटा 2। अब यहां पे आप चाहें तो कुछ भी लिख सकते, कितने बार में भाग लगेगी। अब सिर्फ हमें यह देखना है कि ये कितने बार में इसको भाग लगा रही है, कितने बार में भाग लगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कितने बार, कुछ भी। आखिर में 2 पी स्क्वायर को भाग तो लगाती होगी, कितने बार में, 1 बार में, 2 बार में। 1 और 2 तो हम लिखेंगे नहीं। मान लीजिए मैं यहां पे लिख लेता हूं, ऐसा कोई संख्या लिखिए जो यहां पे प्रयोग, चलिए के लिख लेते हैं, ठीक है, के ही लिख लेते हैं, के बार में भाग लगा रही है। या फिर आप ABCDEFGHIJ जो भी लिखना हो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। तो अब क्या हो जाएगा, मैं इसको यहां शेष कर लेता हूं, यहां कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा ये बताइए। P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर 2K हो जाएगा। P बराबर कितना हो गया, 2K। अब P बराबर 2K हो गया, हमें क्या करना है यहां पे, अब इस P की जगह पे मान रखना है। P की जगह पे क्या मान रखना है, ये। अब जैसे P का मान कितना होगा, ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा यहां पे। अब हमें तो पता चल गया यहां पे समीकरण 1 में 2 पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तब प्रमेय 1.3 के आधार पे 2 पी को भी विभाजित करेगी। अतः P बटा 2 बराबर K। तो 2 कितने बार में, के बार में भाग लगाएगी, तो P बराबर 2K। अब इससे आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है, P की जगह पे मान रख लेना। हम लोग लिखेंगे P का मान, P का इसको आप चाहें तो कह लीजिए समीकरण 2 कह लीजिए, लिखने में अच्छा हो जाएगा। समीकरण 2 में P का मान रखने पर, अब हमें P का मान रखना है, तो P का मान है कितना, देखेंगे P का मान कितना। देखिए 2 इधर क्या है, देखिए यहां पे थोड़ा सा देखिएगा, 2 इधर भाग है, उधर जाके गुना हो जाएगा। आप कह सकते हैं 2Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, ये भी तो आप लिख सकते हैं, है? तो हमें लिखना है P, और देखिए हमें किसका मान लिखना है, हमें P का मान चाहिए था, और तो हम इसको ये लिख लेंगे। तो P स्क्वायर का मान ये होता है, ये स्क्वायर इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं थोड़ा सा यहां आपको समझा देता हूं, इधर रहने दीजिए। जैसे देखिए ये है, यहां पे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 2 है, तो 2 इधर कोना को, 2 इधर Q से गुना हो जाएगा, Q स्क्वायर से, तो Q स्क्वायर से गुना हो गया 2Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। हमें तो P का मान चाहिए, तो ये स्क्वायर इधर आके क्या बनता है, रूट बनता है। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले ही पढ़ रखा है। तो रूट 2 तो 2 ही हो गया, ये स्क्वायर और Q का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, तो रूट 2Q बराबर में कितना हो जाएगा, P। तो P का मान कितना हो जाएगा, रूट 2Q। P का मान कितना हो जाएगा, रूट 2Q। तो ये हम लोग इसका मान रख लेंगे, ठीक है। ये तो समीकरण 2 में P का मान रखने पे, या फिर मैं इसको थोड़ा सा यहां पे चेंज कर लेता हूं,
यहां पे चाहे तो यहां भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा यहां पे कर लेता हूं, या ये कोना कोनी गुना कर लीजिएगा, टू ये क्यू यहां कर लीजिए, इससे थोड़ा सा हम लोगों को सुविधा हो जाएगी। ये उसके बाद हम लोगों ने इसी को वर्ग किया, या चाहे तो आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी तो किस तरीके से मान रखना ये आपने देख ही लिया। तो समीकरण 2 में पी का मान रखने पे पी का मान कितना आएगा? पी का मान वैसे भी यहां से भी देख सकते हैं, पी का मान क्या आएगा? पी का मान ये क्यों, देखिए इधर भाग है और उधर जाके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो पी की जगह पे हमें क्या लिखना है? पी की जगह पे लिखना है √2q बराबर में 2k, बराबर में 2k। अब देखिए इधर है परिमेय संख्या, इधर अप्रमेय संख्या, चूंकि √2 आ गया, अब फिर दोनों पक्ष वर्ग करना है। दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर तो वर्ग करिएगा, कितना आ जाएगा? इधर भी हमें वर्ग करना है और इधर भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। दोनों पक्ष हमने वर्ग कर दिया, तो इसका रूट और स्क्वायर हट गया और ये क्यू स्क्वायर हो गया। यहाँ पे इसको करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये के स्क्वायर। तो अब क्या होगा, अब ध्यान देंगे थोड़ा सा, देखिए ये 2 भाग लग रहा है 4 से, कितने बार में? 2 बार में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? आप कहेंगे हाँ लग रहा है। अब देखिए ये 2 क्या है, के से गुना, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बेटा 2 आ गया, इधर के स्क्वायर। अब देखिए क्या आपको दिखा, अब आपने क्या देखा, अब यहां देखिए यहां भी 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। हम लोग लिख लेंगे, जैसे समीकरण हम लोग लिखते आए हैं, इसको यहां पे हम लोग करते हैं, इसको हम लोगों ने समीकरण 1 लिखा है, फिर यहाँ पे समीकरण 2 का है, इसको हम लोग समीकरण 3 कह लेते हैं। अब लिखते हैं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, समीकरण समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, विभाजित करती है, तब प्रमेय 1.3 के आधार पर, के आधार पर 2 क्यू को भी विभाजित करेगी। विभाजित करेगी। अब देखिए यहां पे, अब थोड़ा सा बस हो गया, अब थोड़ा सा अब लिखना है और पूरा हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने क्या लिखा है कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, जहां q बराबर 0 नहीं है तथा p और q सह अभाज्य है। देखिए p और q क्या है, सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब यह है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएगा वो 1 आना चाहिए, लेकिन यहां देखिए q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, p का, आप कहेंगे 2। समीकरण 3 में देखिए p का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही आ रहा है और q का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 ही आ रहा है। क्यू स्क्वायर का भी, मतलब क्यू का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 ही आ रहा है। बस आगे लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे किसका अवलोकन करने पर, समीकरण, यहां देखिए समीकरण 1 व 3, समीकरण 1 और 3 यहां पे लिखेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 3 में, 3 में p और q का
उभयनिष्ठ गुणनखंड गुणनखंड 2 है। समीकरण 1 और 3 में P और Q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो कितना है? 2 है। 2 है जो जो हमारी पूर्व की मानना का जो हमारी पूर्व की मानना का विरोध करती है। जो हमारी पूर्व में हमने क्या माना था? देखिए, पूर्व में सबसे पहले ही हमने माना था कि P और Q सह अभाज्य है। P और Q सह अभाज्य का मतलब यह है कि P और Q का जब गुणनखंड निकलेगा, एक निकलेगा, P और Q का जो इसका P और Q का जब हम फ्रैक्शन करें, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये है दोनों का महत्तम कितना निकलना? एक निकलना। दोनों का मौशो एक निकलेगा तभी वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। लेकिन आगे चल के समीकरण 1 में क्या हो गया? देखिए, P स्क्वायर का जो गुणनखंड है, अब ये P का जो गुणनखंड है वो 2 है, यहां पे 2 आ गया, और यहां भी Q का भी गुणनखंड कितना आ गया? 2 आ गया। अतः हम कह सकते हैं जो हमारी पूर्व की मानना का विरोध करती है, अतः हम कह सकते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √2 को अपरिमेय संख्या हम लोगों ने कितने चरण में कहा? एक बार आप इसको पूरा देखिए, ठीक है? इसको पूरा आप देखिए, और पूरा देखने के बाद और हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब इधर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, या फिर जैसे भी हो, या फिर आप चाहें तो वीडियो को घुमा फिरा के पीछे भी करके देख सकते हैं। आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल ही जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिद्ध भी हम लोगों ने कर लिया √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, मैं मोटा मोटी चीजें बताने वाला हूं। इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि √2 वैसे वास्तव में परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या, लेकिन हमने माना परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के गुण होते हैं, उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q जो संख्या होगी वह सह अभाज्य संख्या होती है, सह अभाज्य संख्या। तो हमने मान लिया P और Q क्या है? सहभाज्य संख्या है। जब सह अभाज्य संख्या है तो सहभाज्य संख्या, इसका मतलब यह है कि उसका गुणनखंड 1 आना चाहिए। तो हमने क्या पाया? हमने समीकरण 1 में देखा तो P को 2 भाग दे रही है, अर्थात भाग देने का मतलब क्या है? जैसे मैं कहूंगा 6 को 3 भाग दे रही है, इससे सिद्ध है कि इस 6 का जब हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा, मतलब 6 का ही अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 है कि नहीं है? 6 का फ्रैक्शन तभी तो भाग दे रही है। तो इस P का अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 2 आया। और समीकरण 3 में हमने देखा Q का भी अभाज्य गुणनखंड कितना आया? 3 आया। जबकि दोनों का अभाज्य गुणनखंड कितना आना था? 1 आना था। दोनों में एक ही कॉमन होना था, 2 कॉमन नहीं होना था, लेकिन 2 कॉमन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ? जिसकी वजह से समीकरण 1 और 3 में P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया? 2 आया, जो हमारी पूर्व की मानना का क्या करती? विरोध करती, क्योंकि पहले ही हमने सहअभाज्य माना था। इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए था, हमने ये माना था, लेकिन आया कितना? 2 आया, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या नहीं, यह अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब करते हैं हम लोग अगला सवाल। आगे का शायद आप इसको कर पाएंगे, यदि आपने इसको समझ लिया है तो इसको आप कर पाएंगे। चलिए हम लोग करेंगे
अब इसको करते हैं फटाफट। हम लोगों ने पिछला सवाल कर लिया था, ये उदाहरण नंबर 9 का सवाल है क्या? फिर सिद्ध करने के लिए कहा है, सिद्ध कीजिए कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करना है इसे, इसके विपरीत हमें क्या मानना है? परिमेय संख्या मानना है। मान लीजिए, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा P और Q का उभयनिष्ठ, इस बार हम लोग उभयनिष्ठ ही लिख रहे हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया इस बार। थोड़ा सा उससे अलग, अलग कुछ नहीं है। जैसे उसमें हमने एक चीज ये छूट गया था, P और Q एक पूर्णांक है, तो आप चाहें तो उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P तथा Q एक पूर्णांक है तथा P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। वहां पे हम लोगों ने माना था, उसमें उदाहरण नंबर हम लोगों ने ये परिमेय 1.4 में हमने माना था P और Q क्या है, P और Q सहअभाज्य संख्या है, और इसमें सहअभाज्य ना लिख के हमने उसका गुणनखंड क्या लिख दिया, एक आ गया, एक लिखा है। आइए अब करते हैं तब हम लोग कहेंगे रूट 3 बराबर P/Q। ठीक, इधर लेके आइए इसको। तो हम लोग कह सकते हैं कि रूट 3, ये क्यों, देखिए इधर क्या है, आप कहेंगे इधर भाग, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना, बराबर में P। इसको समीकरण में एक बोल रहा हूं, समीकरण एक। अब दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करने पर, अब दोनों पक्ष में क्या करना है, वर्ग, क्योंकि इधर यदि परिमेय संख्या है तो इधर भी हमें क्या बनाना है, परिमेय बनाना है। तो इसीलिए दोनों पक्ष हमें करना पड़ेगा वर्ग 3Q, इधर भी हमें स्क्वायर कर देना है और इधर भी हमें क्या कर लेना है, स्क्वायर कर लेना है। तो आप पाएंगे ये 3 का जो रूट और स्क्वायर है ये आपस में हट जाएगा, तो 3 ही बचेगा, और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर बराबर में P स्क्वायर। ठीक है, अब इसको देखेंगे, ये 3 गुणा है, इधर आके क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर भाग हो जाएगा। थोड़ा नीचे आ गया, मैं ऊपर लिख देता हूं, इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पे कर लेते हैं। तो 3 क्या है, गुणा है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो हम लोग कहेंगे Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटा 3। अब देखिए प्रमेय 1.3 लागू हो गया, प्रमेय 1.3 क्या हो गया, यहां पे लागू हो गया। हम लोग क्या कह सकते हैं, अब हम लोग यहीं से लिखेंगे, अब इस पे हम लोग काम करना शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे, हम लोग लिखेंगे, इसको चाहे तो आप कह सकते हैं समीकरण 2 कह लीजिए इसको, कोई बात नहीं है।
समीकरण दो में समीकरण दो में तीन क्या करती है, क्यू स्क्वायर को भाग देती है। देखिए, और यहां पे पी होगा, यहां पे समीकरण दो में समीकरण दो में क्या है, तीन, ये तीन पी स्क्वायर को विभाजित करती है। समीकरण दो में तीन पी स्क्वायर को विभाजित करती है, तब तब प्रमेय 1.3 के आधार पर तीन पी में स्क्वायर ना करें तो भी भाग लगेगी, तीन पी को भी विभाजित करेगी, विभाजित करेगी। अतः पी तीन, अब तीन पी को भी भाग करेगी कितने बार में, लिख लीजिए, के बार में भाग लगाएगी। कितने बार में भाग लगाएगी, इसको हम लोग लिख लेते हैं, के बार में भाग लगाएगी। अब शेष काम हम लोग यहां करेंगे। अब चलिए इसको करते हैं। ये तीन इधर भागे, इधर आके क्या हो जाएगा, गुना। तो कितना हो जाएगा, 3k। कितना होगा, 3k। अब इसको चाहे तो और समीकरण बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग ने दो बोल दिया, इसको चाहे तो अब तीन कह लीजिए, तो अब थोड़ा सा कारण हो जाएगा, लिखने में अच्छा लग जाएगा। समीकरण तीन में पी का मान रखने पर, अब समीकरण तीन क्या है, तो समीकरण तीन है पी बराबर में 3k, यही तो है समीकरण तीन। इसमें रखना है पी का मान, पी का मान इस बार हम लोगों ने क्लियर कर दिया है यहां पे। तो पी का मान कितना है, √3q। तो पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, √3q बराबर में k। अब दोनों पक्ष क्या करना है, हमें वर्ग। क्यों करना है, क्योंकि एक तरफ परमेय संख्या, एक तरफ अपरमेय संख्या है, इसका रूट हटाना है। दोनों पक्ष वर्ग करने पर, दोनों पक्ष वर्ग करना है तो √3q, इधर भी वर्ग और इधर भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, रूट और स्क्वायर हटेगा तो तीन बचेगा, और यहां पे q का स्क्वायर, और तीन तिया 9, इधर k स्क्वायर। अब देखेंगे ये तीन का तीन में 9 कितने बार में भाग लग रहा है, तीन बार में लग रहा है। तीन गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो क्यू स्क्वायर बटा में तीन बराबर में के स्क्वायर, मतलब तीन क्यू स्क्वायर को भाग देती है के स्क्वायर बराबर में, मतलब पूरा पूरा भाग लगा रही है। आइए, और जगह का अभाव है इसीलिए हम लोग पार्ट वाइज में कर रहे हैं। अब इसको कह लीजिए समीकरण चार। समीकरण चार में देखिए क्या लिखा है, समीकरण चार में हम कह सकते हैं, अब लिखना है और कुछ नहीं है। समीकरण चार में तीन क्यू स्क्वायर को विभाजित करती है, तब प्रमेय 1.3 के आधार पर तीन पी को भी
विभाजित करेगी। बस अब देखिए, तो 3p को भी विभाजित करेगी। अब आपने क्या देखा, अब अवलोकन करिए समीकरण समीकरण 2 को और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 2 में हमने क्या माना है, देखिए हमने माना है p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। लेकिन समीकरण 2 में देखिए तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समीकरण समीकरण यहां 4 में देखिएगा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जबकि p और q का जो गुणनखंड आना चाहिए, दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए, जबकि इसमें भी 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। अर्थात p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हम यहां पे कह सकते हैं समीकरण 2 और समीकरण 2 और समीकरण 4 में p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी पूर्व की मानना का विरोध करती है। जो हमारी पूर्व की मानना का क्या करती है, विरोध करती है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। बस यही प्रूफ करना था। एक बार इसको पूरा देखिए, आप एक बार पूरा देखिए। देखिए बच्चों, सिद्ध करने में क्या है, सिद्ध करने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत फैक्ट है। और सारा फैक्ट कहां है, सब कुछ यदि आप देखेंगे तो आपको यहीं पे मिलेगा। एकदम सारा का सारा चीज आपको यहीं पे मिलेगा। ये मेन चीज है कि p और q का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वह 1 है। और यही इस टाइप के सवाल को हल करने में, इसको सिद्ध करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। जबकि यहां पे p का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है और यहां पे q का उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहां पे स्क्वायर आप मत देखिए, यहां भी तो आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन है। देखिए p स्क्वायर को 3 भाग दे रही है, इसका मतलब यह है कि इस p का एक गुणनखंड है 3, तभी तो वो पूरा पूरा भाग लगा रही है। और यहां भी आपने देखा तो वही q स्क्वायर का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 3 है। और अतः हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समीकरण 3 व 4, समीकरण 4 में ये हमने यहां तक लिखा, इसका था ये, लास्ट में हमने ये लिखा। समीकरण 2 और 4 में p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है, जो हमारी पूर्व की मानना का विरोध करती है। अतः हम कह सकते हैं कि √3 अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये था, इसको आप एक बार देखिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज बच्चों इतना ही सवाल, ये यदि आपने सीख लिया तो प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल आपसे बनेंगे। अब करेंगे कल, आज इतना ही, धन्यवाद। की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है इस सवाल में, क्योंकि मजेदार है। मजेदार इसीलिए है क्योंकि
हमें ये सिद्ध करना है कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं और इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करें। इससे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। देखिए क्या लिखा है, लिखा है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। ये दर्शाना है कि 5 माइनस रूट थ्री अपरिमेय संख्या है। रियल में ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको दर्शाना है। क्या करना है, बस कुछ मत करिए। देखिए ये बहुत ही आसान होता है, इसको हम लोग मान लेंगे। आइए हम लोग हल शुरू ही कर लें। माना कि 5 माइनस रूट थ्री, जैसा कि हम लोग प्रत्येक बार मानते हुए आए हैं, हर बार हम लोग मानते हैं, तो इस बार भी माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जिसे हम, देखिए 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो इसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को हम लोग P बटा Q के रूप में आसानी से लिख सकेंगे। तो हम लोग लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या जिसे हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा P और Q एक पूर्णांक है जहां Q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने मान लिया, Q बराबर 0 नहीं है। तो आइए करते हैं, तब क्या हो जाएगा, हम लोग लिख पाएंगे 5 माइनस रूट थ्री बराबर हम लोग लिख पाएंगे P बटा Q। इस रूप में तो हम लोग लिख ही पाएंगे। चलिए अब करते क्या है, ये रूट थ्री को हम लोग उधर कर लेते हैं और इसको इधर कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कुछ तो करना ही पड़ेगा। माइनस रूट थ्री, देखिए इधर माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा, 5। देखिए ये भी पूरा प्लस, इधर आके क्या हो जाएगा, आप कहेंगे माइनस हो जाएगा। और ये रूट थ्री माइनस से उधर बराबर की साइड में आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम लोग कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। कैसे करेंगे, थोड़ा सा भिन्न का घटाव कर लीजिए तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्यू और एक का लघुत्तम क्यू हो जाएगा, एक क्यू क्यू बार में, एक का एक में ये एक से क्यू जो भाग लगेगा क्यू बार में ही लगेगा, तो 5Q हो जाएगा माइनस में P। ठीक है, अब बराबर में रूट थ्री। अब देखिए वैसे ही विरोधाभास आपको दिखना शुरू हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सबसे आसान सवाल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। जैसे देखिए अब P भी पूर्णांक है, हम लोग कह सकते हैं P भी पूर्णांक है, Q भी पूर्णांक है, और 5Q भी पूर्णांक है। क्योंकि मैं यहां पे लिख देता हूं, क्योंकि 5 एक एक करके लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, 5Q, क्योंकि 5Q और P तथा Q एक पूर्णांक है। देखिए बस 5Q, P तथा Q एक पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे तो क्या आएगा, आप मुझे बताएंगे। पूर्णांक को, कोई भी पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक मान लीजिए, पूर्णांक का अर्थ क्या होता है, पूर्णांक का अर्थ होता है पूर्ण अंक जो दशमलव में ना हो। पूरा अंक कुछ भी हो सकता है, जैसे 3 4 5 6 7 8, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ
दशमलव में ना हो, जैसे 3.5 या 3.7 इत्यादि, ये ना हो, ये पूर्णांक नहीं है, ये अधूरा अंक है। पूर्णांक, पूर्णांक अर्थ होता है पूर्ण अंक, 3, 7, 8 या फिर पूरा अंक, जो भी आप समझ चुके हैं। जब किसी पूर्णांक को, मान लीजिए 3 भी पूर्णांक है, इसको किसी और संख्या से 7 से भाग देते हैं, 7 भी पूर्णांक है, जब पूर्णांक से भाग दिए तो कौन सी संख्या आई, ये मुझे आप बताएंगे। तो p बटा q के रूप का हो गया, ये p बटा q के रूप का हो गया, तो ये परिमेय संख्या हुई। कौन सी संख्या हुई, परिमेय संख्या। समझिएगा एक बार इसको, ये हो गई परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसीलिए हुई क्योंकि यह p बटा q के रूप में आती है। तो इसीलिए हमें लिखना है, इसीलिए फाइव क्यू माइनस p बटा q एक छोड़ दीजिए, सीधा लिखिए 5q माइनस p बटा में q परिमेय संख्या होगी, या फिर है लिख सकते हैं आप, कोई बात नहीं है लिख लीजिए। क्योंकि 5q p तथा q एक पूर्णांक है, और इसीलिए 5q माइनस p बटा q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ये। इसको लिख लीजिए समीकरण 1, इसको समीकरण 1 कह लीजिए, लिखने में सुविधा होगी। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में आप देखेंगे, समीकरण 1 में दोनों पक्ष हम लोग लिख लेंगे। समीकरण 1 में दोनों पक्ष, मतलब ये दायां पक्ष और बायां पक्ष, दोनों पक्ष, समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध कर रही है, विरोध कर रही है, क्योंकि 5q माइनस p बटा q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां पे शेष लिख लेता हूं, इसी विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब चलिए इसको अब पूरा देखिए, एक बार पूरा देखिए। देखिए इसमें क्या था, इसमें कुछ था ही नहीं, जैसे कि हम लोगों ने √3 को सिद्ध किया, फिर √2 को सिद्ध किया, या फिर आगे भी यदि आप √5 को सिद्ध करेंगे, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, उसमें तो बहुत कुछ करना पड़ा। इसमें देखिए सीधे ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसमें सीधे ही कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, विरोध हो गया, सीधे यहीं पे विरोध खड़ा कर दिया। क्योंकि एक साइड ये जब आप देखेंगे, ये परिमेय संख्या और √3 अपरिमेय संख्या, तो या फिर तो इधर भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए, या फिर इधर भी अपरिमेय संख्या होना चाहिए।
या इधर परमेय है तो इधर भी परमेय होना चाहिए, तब ना हम इसको बराबर कहेंगे। तो इस बराबर की मर्यादा को यहीं पे तोड़ा गया। इसी मर्यादाहीनता को देखते हुए हम लोगों ने कह दिया कि ये जो 5 - है यह अपरिमेय संख्या है। हम लोगों ने मान ही लिया था, माना था कि 5 - एक परमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तथा p और q एक पूर्णांक है जहां q बराबर 0 नहीं है। तो इसको जब हमने आगे चल के लिखा, देखिए हमने यहां से लिखा चूंकि, ये चूंकि का चिन्ह है। नए बच्चे यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इसको देख लें। देखिए ये जो चिन्ह है चूंकि का, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये इसीलिए का, चूंकि 5q पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है, और पूर्णांक को पूर्णांक से भाग देंगे, पूर्णांकों को पूर्णांकों से भाग देंगे तो वह परिमेय संख्या है। तो 5q - p/q परिमेय संख्या है। समीकरण 1 में दोनों पक्ष आपस में विरोध कर रही है। समीकरण 1 यदि देखेंगे, दोनों पक्ष, एक तो दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों पक्ष आपस में क्या कर रही है, विरोध कर रही है, क्योंकि 5q - p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, नंबर पूरा मिलेगा, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से है। एक बार आप इसको पूरा लिखिए, स्क्रीनशॉट इसका करिए, और ये हम लोगों ने उदाहरण के सारे सवाल कर लिए। ये अंतिम उदाहरण था मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3 के चैप्टर को। आशा है कि यदि आपने उदाहरण को ठीक तरीके से समझ लिया है, यदि आपको समझ में आ गया अच्छी तरीके से, तो प्रश्नावली 1.3 के सारे सवाल ही आपसे बनेंगे। इसमें सिर्फ भाषा का खेल है, कुछ लिखना है, थोड़ा बहुत ही अपना दिमाग चलाना होता है, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.3 के सवाल नंबर 1, 2, 3। तो आइए